और जल शक्ति मंत्री, जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने बहुत बड़ा संकल्प लिया है, हर घर स्वच्छ जल, हर घर नल, इसको साकार करने वाले ऐसे हमारे गजेंद्र सिंह शेखावत जी मेरे साथ रहे, संगठन में भी और सरकार में भी। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री और स्वस्थ मंत्री श्री मंगल पांडे जी, हमारे बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के रामलाल खेतान जी, हमारे आईएमए के अध्यक्ष जिनसे मेरा संबंध स्वास्थ्य मंत्री के तौर पर लंबे समय तक रहा है, सजानंद सिंह जी, हमारे पटना विश्वविद्यालय के एक्स वाइस चांसलर रास बिहारी सिंह जी, पद्मश्री श्री शांति जैन जी, हमारे शिवानंद जी आईटी सेल के इंचार्ज, और यहाँ उपस्थित रेखा जी, गोपाल कृष्ण जी, हमारे संजय मयूख जी, मीडिया के अखिल भारतीय मीडिया सेल के सह प्रभारी, रेखा जी हमारी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और सांसद, और यहाँ एकत्र आए पटना के सभी बुद्धिजीवी देवियों और सज्जनों, मुझे बहुत खुशी है कि आप सबके दर्शन करने का सौभाग्य मिला है। और चिंता इस बात की है कि मैं आपसे खेद प्रकट करता हूं कि आपको काफी लंबे समय तक इंतजार करना पड़ा है। स्वभाव से मैं किसी को इंतजार कराता नहीं हूं, अक्सर मैं समय पर ही आता हूं, लेकिन कई बार जनता के बीच में चले जाओ तो निकलते निकलते समय लग जाता है। तो हमारा एक रोड शो था। राजनेताओं की एक दिक्कत होती है, पूछो कितना आगे, बस अगला मोड़। वो अगला मोड़ कभी खत्म नहीं होता। और पूछो कि समय कितना लगेगा, 15 मिनट। और जब खत्म होता है तो बोलते हैं क्षमा करिएगा आपका 2 घंटा ले लिया। तो इस कारण से ये हमारे प्रोफेशनल काम करने की दिक्कतें हैं, इसलिए उसमें देर हुई, क्षमा करिएगा। लेकिन आप सब लोगों के चेहरे से दिख रहा है कि उसके बाद भी आप रिसेप्टिव मूड में हैं, तो ये बहुत ही खुशी की बात है। और आप हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल हुए। आज सरदार पटेल जी की जन्म जयंती है और हम सब बड़े खुशनसीब हैं कि आज़ाद भारत में ये जो भारत की हम तस्वीर देख रहे हैं, ये किसी की बहुत बड़े योगदान के कारण, और मैं उनको कह सकता हूं कि द आर्किटेक्ट ऑफ द मॉडर्न इंडियन ज्योग्राफिकल सिचुएशन, जो आज ये हम नक्शा देख रहे हैं, ये नक्शा लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की देन है। और कहना आसान होता है, हम लोग राजनीति में रहते हैं, प्रेशर्स, काउंटर प्रेशर्स, लॉबीज, काउंटर लॉबीज, और उस समय भारत तो आजाद ही हुआ था। भारत की अपनी राजनीतिक स्थिति अंग्रेजों की चालों से निपटने के लिए कितनी सक्षम थी, यह एक प्रश्न का सवाल है। यह प्रश्न है, एक सवाल है। और प्रलोभन में फिर से खंडित करना और अंग्रेज की सोच डिवाइड एंड रूल, और जाते जाते भी डिवाइड करना। इसलिए सिर्फ आजादी हासिल करना ही एक उद्देश्य नहीं था। आजादी हासिल करना और आजादी में भारत के नेशनलिज्म में कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत को एक रखना, अटक से कटक तक एक रखना, यह सबसे बड़ी जिम्मेवारी थी, जिसको सरदार पटेल जी ने बखूबी निभाया है। 560 रियासतों को, 560 से ज्यादा रियासतें, उनको एकजुट होना, उनको एकीकृत करना, यूनियन, इंडियन यूनियन में उनको लाना, और फिर जो जिस भाषा में समझ सके उस भाषा में सक्षम होकर समझाने की ताकत रखी, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने रखी। यह हमको ध्यान में रखना चाहिए। कहीं फौज भी भेजनी पड़ी, कहीं पुलिस एक्शन भी करना पड़ा,
कहीं एक्सेशन, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर मना करके भी करना पड़ा, कभी रियासतों की यूनियन को समझा करके भी काम करना पड़ा, लेकिन 1-1.5 साल के अंदर उन्होंने इस भारत के नक्शे को बनाया। और इसमें भी कोई दो राय नहीं है। आज के दिन इसकी चर्चा कितनी की जाए ये ठीक नहीं, लेकिन रिकॉर्ड को स्ट्रेट रखना आवश्यक है कि जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा कि जम्मू कश्मीर इज माइन and I belong to Jammu Kashmir, I will solve the Jammu Kashmir problem. And that only Jammu Kashmir became the problem. आर्टिकल 370 और आर्टिकल 370 के बाद अगर आप संविधान को पढ़ें तो किस तरीके से 35A का एग्जिस्टेंस हुआ है, इसको अगर आप पढ़ेंगे तो आपके समझ में आएगा कि पढ़े लिखे लोगों के द्वारा भी साजिश कैसे हो जाती है। इसका सबसे बड़ा जीता जागता नमूना है तो 35A। लेकिन उसके बीच में से अब आपने भारत में एक नया उदय किया, प्रधानमंत्री मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया और 2019 में आपने प्रधानमंत्री जी को फिर से 303 सांसदों की संख्या के साथ भेजा और नरेंद्र मोदी जी की इच्छा शक्ति और राजनीतिक पॉलिटिकल विल और अमित शाह जी की रणनीति, इसने धारा 370 को धाराशाही कर दिया और सही मायने में लेटर और स्पिरिट में भारत को एक करने का काम सरदार पटेल ने किया था और जो एक समस्या रह गई थी उसको नरेंद्र मोदी जी ने 2019 के अगस्त में पूरा कर दिया। आज भारत एक है। हम नारे लगाते थे एक देश में दो निशान, दो विधान, दो प्रधान नहीं चलेंगे। हम लगाते लगाते कईयों के बाल सफेद हो गए, कई बूढ़े हो गए, कई का बाईपास हो गया, कई का कई कुछ हो गया, लेकिन वो वहीं खड़ा रहा। लेकिन जब आपने राजनीतिक निश्चय लेकर के प्रधानमंत्री मोदी जी को बनाया तो फिर रणनीति के तहत धारा 370 भी समाप्त हुआ। अब हम गौरव के साथ कह सकते हैं कि एक देश में एक निशान, एक विधान, एक संविधान, एक प्रधान, ये बन सकते हैं। अब जहां तक सरदार पटेल जी का सवाल है, वह मधुरभाषी भी थे लेकिन सख्त भी थे। वो समझाना भी जानते थे और नहीं समझने वाले को भी समझाना जानते थे, ये उनकी खूबी थी। इसलिए जिस भाषा में वो समझा सकते थे वो समझाने का उन्होंने प्रयास किया और आज जो ये हमको भारत मिला है ये अलग बात है। देखिए क्या होता है, मैं ऐसे ही इसका संबंध कोई राजनीति से नहीं है, लेकिन मैं हमेशा कहता हूं ये पाश्चात्य जगत के विषय हैं। पाश्चात्य जगत में होता है, शब्द आता है स्ट्रैटेजी। मैं जब पॉलिटिकल थॉट की बात करता हूं ना तो मैं हमेशा कहता हूं कि हमारा पॉलिटिकल थॉट बड़ा गहरा है, बड़ा डेप्थ वाला है और हमारे को जो पॉलिटिकल थॉट समझाने वाले हैं ना वो बड़े सतही हैं, शैलो हैं, इसलिए उनको नीति और नीयत समझ में नहीं आती है। अब हमारे यहां होता है, कई लोग, अब हमारे लोग भी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, हाउ टू इंप्रेस पीपल। दैट मीन्स यू आर अनेबल टू इंप्रेस एंड यू आर ट्राइंग टू इंप्रेस। इसका मतलब आप इंप्रेस कर नहीं सकते, आप चाह रहे हो। हाउ टू इन्फ्लुएंस पीपल, इसका मतलब यू डू नॉट हैव द कंटेंट टू इन्फ्लुएंस बट यू आर ट्राइंग टू इन्फ्लुएंस। ये कौन लोग सीखते हैं? ये वो लोग सीखते हैं जिनको अपने ऊपर भरोसा नहीं होता। जिनको अपने ऊपर भरोसा होता है वो अंतःकरण से चिंता करते हुए कंटेंट को पकड़ते हैं और कंटेंट जब पकड़ में आ जाता है तो मान ना मान लोग मानने को तैयार हो जाते हैं। इसको बोलते हैं इन्फ्लुएंस करना। इसको हम कहते हैं कि हम इन्फ्लुएंस करते हैं। अब कहते हैं डैमेज कंट्रोल। अरे भैया डैमेज काहे को करते हो? कंट्रोल में क्यों नहीं चलते हो? अरे कंट्रोल में चलोगे तो डैमेज कंट्रोल होगा। अब ये कितनी सतही बात है और लोग इसमें जिंदगी लगा देते हैं। स्ट्रैटेजी, मेरी नीयत खराब हो और मैं स्ट्रैटेजी बनाऊं तो नीति अच्छी बनेगी क्या? और मेरी नीयत अच्छी हो
तो स्ट्रैटेजी अच्छी बनेगी कि नहीं बनेगी, आप बताइए। तो इसमें सोचने की क्या बात है, इसमें कितना दिमाग लगा रहे हो यार। मेरा आपके प्रति अच्छी नीयत रहे तो नीति अच्छी बनेगी बनेगी। मेरी नीयत खराब हो तो बड़ा कैप्सूल भी बड़ा बड़ा मेडिसिन भी कैप्सूल में ही डाल के देना पड़ेगा ना, शुगर कोटेड। तो उसी तरीके से हमको इन चीजों के बारे में मैं इसलिए आपसे चर्चा कर रहा हूं कि जब ये सारी चीजें समस्या में क्यों आई, क्योंकि राजनेताओं का इच्छा कुछ और थी और विचार कुछ और था, दिखा कुछ और रहे थे। ईगो के आगे देश आ जाए, देश के आगे ईगो आ जाए तो समस्याएं तो खड़ी होती हैं, और वैसे ही समस्याएं खड़ी हुई। मोदी जी ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा है, गलती हो सकती है लेकिन नीयत खराब नहीं हो सकती, नीयत हमेशा मेरी अच्छी रहेगी, इसको समझना चाहिए, इसको पकड़ना चाहिए। और इसीलिए आज जब हम बात करते हैं किसी भी चीज को तो हम दावे के साथ कह सकते हैं कि जब सरदार पटेल को आप याद करेंगे तो उनकी नीयत अच्छी थी तो नीति अच्छी बनी, भगवान ने सफलता दी। और जम्मू कश्मीर के बारे में हम लोगों की नीयत अच्छी थी तो नीति अच्छी बनी, और नीति अच्छी बनी तो भारत एक हो गया। तो आज जब हम सरदार पटेल जी को याद करते हैं तो मैं यह भी कहना चाहता हूं, ही वॉज अ स्ट्रेट फॉरवर्ड मैन। उन्होंने सभी रियासत के राजाओं को बड़े स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि देखो भैया, आजाद भारत है, हम सबको यूनियन ऑफ इंडिया में आना है, आने की शर्तें हो सकती हैं, आपके प्रश्नों के कंसर्न्स को जवाब दिया जाएगा, लेकिन कोई भी इस नक्शे के बाहर नहीं जा सकेगा। और वो सिद्ध करके दिया है। तो आज जब हम उनको याद करते हैं, क्योंकि हम सब भी थोड़े समय भारत सरकार में काम करने का मौका मिला है, बहुत मुश्किल होता है किसी चीज को सिरे चढ़ाना, आसान काम नहीं होता। और इतने बड़े देश को इतने कम अवसर में इतना बड़ा काम कर देना, ये सरदार पटेल जी की सिफत थी। उन्होंने पूरा किया, इंटरनल प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करते हुए उन्होंने आज हमको ये देश दिया है। हम सब लोग उनके आभारी हैं। अब जहां तक मैंने नीयत की बात कही, थे सरदार पटेल तो कांग्रेस पार्टी के, होना तो ये चाहिए था कि उनकी स्टैचू कांग्रेस पार्टी लगाती, होना तो ये चाहिए था कि गगनचुंबी स्टैचू उनकी वो लगाती, लेकिन सच्चाई ये है कि लगाई नरेंद्र मोदी जी ने और वहां न जाने का काम किया कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने। अब देखिए, ये इसमें स्ट्रेटेजी नहीं है, नीयत गड़बड़ है। आज 31 तारीख है, आज उनका जन्मदिन है, तो कांग्रेस पार्टी आज किसान बचाओ लगी हुई है। अरे किसान, सबसे बड़ा किसान कौन थे, दिन कौन सा चुना, देखो आप। इसलिए पता चल जाता है कि खानदान में जब गड़बड़ लोग आगे आ जाएं तो खानदान कैसे डूबता है, उसका जीता जागता नमूना है ये। कांग्रेस पार्टी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, दुहाई देने के लिए पीछे नहीं हटेंगे। वी आर द वंस हु हैव गिवन द इंडिपेंडेंस, एंड लुक एट देम, दैट मीन्स आयरन मैन ऑफ इंडिया, लौ पुरुष, उनका जन्म जयंती होती है तो उस दिन अधिकार यात्रा पर निकल पड़ते हो। कोई दिन, अरे 1 तारीख को कर लेना था, प्रजातंत्र यार, हमको तो तुमको पहले भी सुनने की आदत है, आज भी सुन लेंगे। और सुबेरे तो राहुल समाचार आता ही आता है, और बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन तो होता ही रहता है, तो हम सुनते भी रहते हैं, देखते भी रहते हैं, समझते भी रहते हैं। लेकिन मैं इसलिए सारी बातें आपके सामने कह रहा हूं कि आप अंडरस्टैंड करिए कि राजनीति का गिरावट एक तरफ और मोदी जी के नेतृत्व में राजनीतिक ऊंचाइयां दूसरी तरफ, इसका ये कितना फर्क हमको देखने को मिलता है। इसलिए मित्रों, मैं एक ही बात कहूंगा, जहां हम सरदार पटेल जी को याद करते हैं, वहीं हम उनसे प्रेरणा भी लेते हैं। और इस देश को, इसकी अक्षुण्णता, इसकी अखंडता, इसकी सॉवरेंटी, इसको संभाल करके रखना हमारा काम है। आज दुख होता है कि कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष के और कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता का बयान लेकर के आर्टिकल 370 पर इमरान खान यूनाइटेड नेशंस में जाता है, दलील राहुल की उठाता है और पाकिस्तान का पक्ष रखता है। क्या हो गया? और फिर भी एक शब्द सॉरी का नहीं निकलता है। पुलवामा घटता है, जैश ए मोहम्मद उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, फवाद चौधरी
पार्लियामेंट में बोलता है कि इमरान खान के द्वारा पुलवामा की घटना घटी, और हमारे नेता सवाल करते हैं और सबूत मांगते हैं और फिर देश से माफी नहीं मांगते। क्या स्थिति आ गई है, कहां हम पहुंच गए हैं। शशि थरूर अपनी अंग्रेजी का बखान करने के लिए उनको कहीं और दुनिया में जगह नहीं मिलती है, लाहौर में मिलती है, और वहां भारत की निंदा करते हैं और पाकिस्तान की डफली बजाते हैं। मणिशंकर अय्यर ये पाकिस्तान में जाके बोलते हैं कि मोदी को हराओ। देखो, ये फिर मैं कहूंगा, जब नीयत गड़बड़ होती है तो नीति अपने आप गड़बड़ होती है। इसमें डैमेज कंट्रोल नहीं होता, ये नहीं होगा कंट्रोल। क्या? क्यों? क्योंकि ये भूल गए कि मोदी जी का विरोध करते करते ये देश का विरोध करने लग गए। ये स्थिति आकर के खड़ी हो गई है। अब मेरे से कई बार बोलते हैं, मैं बोलता हूं, यू कैन ब्रिंग हॉर्स नियर दी वाटर बट यू कांट फोर्स हिम टू ड्रिंक। यू कैन इंप्रूव समबडीज आई साइट। आप किसी की आंखें ठीक कर सकते हो, लेकिन विजन नहीं दे सकते हो। विजन तो अंदर से आती है, उसके लिए तो सीखना पड़ता है, समझना पड़ता है। लेकिन अगर आपको पढ़ाया गया हो कि आप ये कहना कि सारे एनआरआई जुड़ जाएं तो दुनिया में भारत का बहुत बड़ा भला हो जाएगा, लेकिन समझने वाला अगर एमआरआई समझ जाए और कहे सारे एमआरआई जुड़ जाए तो भारत का भला हो जाएगा, तो मुझ जैसा स्वास्थ्य मंत्री क्या करेगा आप बताओ? पूर्व स्वास्थ्य मंत्री क्या करेगा? तो ये फिर अगेन डैमेज कंट्रोल नहीं होता है, नियत गड़बड़ है इसलिए नीति गड़बड़ है। ये हमको समझना चाहिए। आज हमें बड़ी खुशी है, हम यहां पर गौरव के साथ कह सकते हैं यही बिहार है, यही पटना है। मैं इसी पटना में रहा हूं। 18 मार्च का जयप्रकाश का आंदोलन मेरे आंखों के सामने है। 5 जून का जयप्रकाश नारायण के आशीर्वाद से निकला हुआ 5 लाख लोगों के हस्ताक्षर के साथ आरडी भंडारे को राजभवन में देने वाला एक 14 साल का कॉलेज का स्कूल का विद्यार्थी शामिल हुआ था उस आंदोलन में। मैं उसका चश्मदीद गवाह 14 साल का रहा हूं। मैंने देखा है जयप्रकाश नारायण जी के घर पर नानाजी देशमुख को मैंने राजनीति से तिलांजलि देते हुए, ये प्रण लेते हुए और आशीर्वाद लेते हुए देखा है। 1977 में, 78 में, नहीं 77 में, दोनों का जन्मदिन एक दिन पड़ता था। दोनों ही 11 अक्टूबर को जन्मे थे और नानाजी उनसे आशीर्वाद लेने आए थे। उनकी उम्र उस समय 61 साल हो गई थी। 60 साल जब थी तो इमरजेंसी लगा था, तो उन्होंने 61 साल में कहा कि मैं अब राजनीति से संन्यास लेता हूं और सामाजिक कार्य में जुड़ता हूं। तो मैं उस समय एक छोटा बालक 17 साल का हूंगा, तो मैंने सोचा नानाजी क्या फैसला ले रहे हैं, अब इसके बाद 60 साल के बाद करेंगे क्या। लेकिन नानाजी के साथ मेरा जीवन का संबंध उनके अंतिम सांस तक रहा और मैंने देखा कि 30 से लेकर 95 तक 90 जो 30-35 साल गुजरे, उन्होंने उतना बड़ा काम कर दिया जो काम उन्होंने उससे पहले राजनीतिक जीवन में नहीं किया था, उससे बड़ा काम कर दिया। ये भी हमने देखा इसी पटना में। और मैं ये सारी बातें बड़ी भावुक होकर के कह रहा हूं कि बिहार ने दिशा दी है, लोगों को दृष्टि दी है। पर एक कालखंड ऐसा आया कि मैंने अभी एक इंटरव्यू हुआ था, उसमें भी मैंने कहा बिहार, देखिए 1975 का रिकॉर्ड उठा के देखो, 1976 का रिकॉर्ड उठा करके देखो, 1977 का रिकॉर्ड उठा करके देखो, 1974 का रिकॉर्ड उठा के देखो, आपको पटना विश्वविद्यालय से हर साल 15 आईएएस आईपीएस निकलेंगे। आपको कम से कम 50 से 60 डॉक्टर्स अच्छे निकले दिखेंगे, आपको अच्छे इंजीनियर्स दिखेंगे। और ये मैं उस समय की बात कर रहा हूं जब जयप्रकाश नारायण का आंदोलन चरम सीमा पर था। उस समय भी ये लोगों ने अपना कंट्रीब्यूशन किया था। और अगर आप जाकर के दिल्ली देखो, अब लेफ्टिनेंट जनरल्स बिहार के, जनरल एसके सिन्हा बिहार के, हमारे गवर्नर्स बिहार के, हमारे आईबी के चीफ बिहार के, हमारे सीआरपीएफ के चीफ बिहार के, हमारे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के चीफ बिहार के, हमारे सेक्रेटरीज बिहार के। इसलिए और ये सब लोगों ने लीड किया है। आज एडिशनल सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी को किसी को भी देख लो, कितने डीजीपीज हमारे टाइम के
और कितने चीफ सेक्रेटरीज, अभी वेस्ट बंगाल का, बिहार का, गुजरात का, बिहार का, डीजीपी बिहार का, और ये सब यही पटना के पड़े हुए लोग हैं। ये मैं बिहार की, पटना की ताकत बता रहा हूं, जिसमें से लोगों ने, और ये तब था जब सब लोगों ने एक एक साल जयप्रकाश नारायण के कहने पर अपना एक साल छोड़ करके, पढ़ाई छोड़ करके आंदोलन में, समग्र क्रांति में भी काम किया था। उसके बावजूद उन्होंने आज ये लीडरशिप ली है। ये बिहार की ताकत है। डॉक्टर्स, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज उठा के देखो, न्यूरो सर्जरी किसके पास है? बाकी हमारी ये अपना रेमेटोलॉजी किसके पास है? हमारे ऑन्कोलॉजी किसके पास है? सारे बिहार के डॉक्टर्स हैं। सारे टॉप डॉक्टर्स बिहार के हैं। आईएमए हेड, क्षमा, वो बिहार के हैं। तो ये बिहार की ताकत है जिसको हमको समझना पड़ेगा। और मैं इसलिए आपको बोल रहा हूं कि जो दुख की बात आई कि ये बिहार एक समय में लैंटर्न युग में चला गया है। ये बिहार तेल पिलैयन, लाठी भंजियन रैली करने लग गया। ये बिहार इसमें गौरव महसूस करने लग गया कि अंगोछा पहन के जाता है, टाई और पैंट पहन के लौटता है। ये लालू का स्टेटमेंट है। आज उनका बेटा 10 लाख नौकरी देने की बात कर रहा है। अरे पहले पिता की माफी मांगो, कम से कम 20 लाख से ज्यादा तो पलायन कर गए बिहार से। उनके बारे में तुमको क्या कहना है? कहां तुम सोच रहे हो? क्या तुम बात कर रहे हो? और आप नौकरी देंगे? आपने नौकरी के बजाय तो नौकरी ले ली। जब उस समय लोग सड़क मांगते थे तो लालू जी बोलते थे, अबे सड़क आ जाएगी तो पुलिस आ जाएगी, पकड़ेगी तुमको। दीज आर द आर्ग्यूमेंट्स। इन्होंने कहां बिहार को पहुंचा दिया था। और आज इसमें कोई दो राय नहीं कि पिछले 15 साल में, अब मैं जब देखता हूं तो बोलते हैं, अब आप बताओ पटना रेलवे स्टेशन की तस्वीर बदली है कि नहीं बदली है? आप बताइए, ये आर ब्लॉक का चौराहा नीचे दिखता है, अब तो आप ऊपर गोल चक्कर से घूम करके निकल जाते हैं। चिड़ैया टाल पुल पता चलता है, नहीं तो पहले दे धक्का, दे धक्का, दे धक्का। मैं आपको सब वो बोल रहा हूं जो आप बीती है, मैं किसी और की नहीं सुना रहा हूं। मैं कोई उधार में नहीं सुना रहा हूं, मैं वो सुना रहा हूं जो आप बीती है। आप बताइए 5 बजे के बाद डाकमलंगा चौराहे में पान खाने जा सकते थे, कॉफी पीने जा सकते थे। वो डाक बंगला चौराहा जहां राजनीतिक आदान प्रदान की जगह होती थी। 11 बजे के बाद तो रात को वो सजता था, सारे लोग वहां आके इकट्ठे होते थे, कॉफी बोर्ड में चाय पीते थे। मैंने अपनी आंखों से देखा है, फणेश्वर नाथ रेणु, शैलेंद्र नाथ श्रीवास्तव, गोविंदाचार्य, ये सब वहां बैठ करके कॉफी बोर्ड में पाए चाय पी करके देश को दिशा देते थे। ये हमने देखा। तो क्या अब हम ये तेल पिलैयन और लाठी भंजियन इनको भेजेंगे क्या? नहीं याद हो किसी को तो मैं याद दिलाने के लिए सक्षम हूं। मैं इसलिए ये सारी बातें सुना रहा हूं कि देखो, अभी भी याद रखिएगा कि रस्सी जल गई, बल नहीं गया है, अभी भी नीयत नहीं गई है। आप बताइए, नीतीश कुमार जी तो इनके साथ पिछला चुनाव लड़े थे, क्यों छोड़ के आ गए बीच में? क्यों छोड़ा? इसलिए कि उनको पता चल गया कि उनका सुशासन इनके कुशासन के साथ नहीं चल सकता है। यह बात हमको समझनी चाहिए, इसलिए छोड़ के आए। नीतीश की नीयत साफ थी तो नीति निकल करके सामने आ गई। उनकी नीयत गड़बड़ थी, नीतीश सामने रखा हुआ था, कुशासन चलाने की कोशिश कर रहे थे, उसको छोड़ करके चले आए। यह है सच्चाई जिसको हमको समझना चाहिए। और मैं तो भुक्तभोगी हूं। मंगल जी आप ही बताइए, यह सच्चाई नहीं है क्या कि जब तेज प्रताप आपका स्वास्थ्य मंत्री था और डेंगू फैला था और मैंने फोन किए, भारत का स्वास्थ्य मंत्री बताओ दवाई चाहिए, फलाना चाहिए, ये घोड़े से नहीं उतरा, ये घोड़े से नहीं उतरा, बाद में तो सत्ता ने उतारा घोड़े से। तो हमने कहा भाई जब ये आए तो मैंने दवाई तो मैंने पहले भिजवा दी। पर यह सच्चाई नहीं है क्या कि मोदी जी ने 11 मेडिकल कॉलेजेस यही पिछले 4 साल में दिए हैं और आकांक्षी जिलों को अलग से दिया है। और आपको पता है, एक मेडिकल कॉलेज का मतलब
जिले की तस्वीर बदल जाना स्वास्थ्य के क्षेत्र में, यह उसका नतीजा होता है जिसको हमको समझना चाहिए। इंजीनियरिंग कॉलेजेस दिए, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज दिया। यही पटना का ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज डिरेल हो गया था कि नहीं हो गया था यूपीए के जमाने में? मैंने डायरेक्टर बदला, नया डायरेक्टर लगाया, फिर से रीइंफोर्स किया, एक्स्ट्रा बजट दिया। क्यों? हमें चिंता थी। और आज मैं बड़े गौरव के साथ कह सकता हूं, मैंने मंगल जी से कहा, मंगल जी मैं तो पटना मेडिकल कॉलेज में पैदा हुआ हूं, स्वास्थ्य मंत्री हूं, कुछ तो हमारे को देने का अधिकार है। तो मैंने 250 करोड़ रुपए दिए 7 सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक में। लेकिन आज मुझे खुशी है कि मंगल जी ने मेरी भावना को समझ करके देश का सबसे बड़ा हॉस्पिटल 5400 बेड का पटना मेडिकल कॉलेज में बन रहा है, 5050 करोड़। क्या तस्वीर बदली जा रही है। लेकिन क्या हमें इसमें ब्रेक लगाना है? हमें इसमें फुल स्टॉप लगाना है? तेल पिलाना है? अगर ये सब नहीं करना है तो देखिए, आप सब लोग अकेले नहीं हैं, आप बुद्धिजीवी हैं, आप बिहार की तस्वीर बदलना जानते हैं और बिहार को रेल्स पर रखने का आपकी ताकत है। इतना पैसा दिया जा रहा है। आप बताइए, बरौनी में ओवरब्रिज बन रहा है कि नहीं? गंगा पर ब्रिजेस बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं? रेल ब्रिजेस बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं? 54,000 करोड़ रुपए हाईवेज पर खर्च हो रहा है बिहार में। मैं कल हेलीकॉप्टर से जा रहा था, कहां, बेगूसराय जा रहा था, तो मैं इधर से थोड़ा लंबा समय मिला, ऊपर दिखा तो मैं पौवे गिनने लग गया। 29 पौवे निकले हुए हैं गंगा जी के, उसमें सारा गंगा जी को मिलाकर के उसके ऊपर ब्रिज बनना है। 29 पिलर्स निकल करके सामने आए हैं, ये हमको देखने को मिला। हम सोचते थे अब ये गांधी सेतु भी बना था, मेरी उम्र 10 साल थी, 70 में शुरू हुआ था, और जब बंद करके तैयार हुआ तो मैं पोस्ट ग्रेजुएट पास करके लॉ पास कर गया था। वो भी मैंने जमाना देखा। मैं पटना आता था तो मैं पिताजी से पूछता था, बना? बोला नहीं, बस एक पौवा रह गया है, एक पाव रह गया है, 1 पिलर। वो भी जमाना देखा। आज का जमाना देख रहे हैं कि विकास की नई गाथा लिखी जा रही है। जब हम साउथ बिहार जाते थे तो पहले एलसीटी घाट, फिर पहलेजा घाट, फिर हाजीपुर, फिर सोनपुर, फिर उसके बाद मुजफ्फरपुर, फिर कहीं आता था मोतिहारी, तब रक्सौल, तब कहीं जाकर के पहुंचता था, दिन बीत जाता था। आजकल मंगल जी और हम दोनों सवेरे सिवान में थे और देखिए दोपहर को ये हाजिर हो गए यहां पर आगे। तो ये कनेक्टिविटी बिहार को, और बिहार के पास सारा पोटेंशियल है और बिहार के पास नेतृत्व है। लेकिन हां, एक बात जरूर कहनी होगी कि ये जो वोट बैंक की राजनीति करते हैं, यह वोट बैंक की राजनीति बिहार को पीछे ले जाते हैं। हमको विवेक की राजनीति करनी है, और विवेक में व्यक्ति किसी भी जाति का हो, अगर वह ईमानदारी से सेवा करने के लिए तैयार है तो उस पार्टी को और उस व्यक्ति को सपोर्ट करना चाहिए। यह हम आपसे निवेदन करते हैं। और एनडीए का यही सबका है। मोदी जी पैसा दे रहे हैं, नीतीश जी उसको जमीन पर लगाने का प्रयास कर रहे हैं, विकास निश्चित रूप से होगा। अभी मैं आया, सासाराम में गया, मेडिकल कॉलेज बन रहा है, आरा में गया, मेडिकल कॉलेज बन रहा है। मैं स्वास्थ्य मंत्री रहा हूं, इसलिए मुझे स्वास्थ्य का ज्यादा याद है। बक्सर में मेडिकल कॉलेज बना, सिवान में गया मेडिकल कॉलेज बन रहा है, छपरा में गया मेडिकल कॉलेज बन रहा है, दरभंगा में गया ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज बन रहा है, पूर्णिया में गया नया मेडिकल कॉलेज बन रहा है। एक तस्वीर बदली जा रही है। तो इसलिए मैं खाली एक ही बात कहना चाहता हूं कि हम सब लोगों को, अब मैं इन लोगों पर बोल करके शाम को अपना संध्या का टाइम होता है ना, संध्या का टाइम, तो संध्या में पूजा करते हैं, तो हम अच्छी बात बोले, इनके बारे में मैं क्या बोलूं, मैं बोलना नहीं चाहता। लेकिन यह जो कॉम्बिनेशन बना है ना, यह बिहार को पीछे ले जाने वाला बना। और जो भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड और हम पार्टी और वीआईपी पार्टी का है, यह बिहार को आगे ले जाने वाला है, विकास की ओर ले जाने वाला है, नए एजेंडे को कंप्लीट करने वाला है। और इसलिए मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि हम इन सारी बातों को समझें, जानें। कितनी खुशी होती होगी मुझे कि मेरा बचपन यहां गुजरा, मैंने होश यहां संभाली। एक पटना एयरपोर्ट पर एक प्लेन आता था, एक प्लेन डेकोटा, वहां से मैंने पटना एयरपोर्ट को देखा है। और आज जब उतरता हूं तो जब 6-6 लाइन से प्लेन खड़े दिखते हैं
तो मुझे कितनी खुशी होती होगी, आप समझ सकते हैं कि पटना कितना राज। लेकिन इसको, विकास को रोकने वाले कुछ लोग हैं। वो जंगल राज चाहते हैं और जंगल राज के शहजादे इन्हीं कामों को लेकर के, युवराज इन्हीं कामों को लेकर के चले हैं। तो इसलिए हमको लैंटर्न युग से एलईडी युग तक जाना है। तय करना है कि लैंटर्न में रहना है कि एलईडी में रहना है। हमको तय करना है, बाहुबल से निकल करके विकास बल पर जाना है। हमको लूट राज से निकल करके डीबीटी राज पर जाना है। हमको विकास के रास्ते पर जाना है। तो ये सब अगर करना है तो मुझे लगता है कि सही लोगों को लाना आवश्यक होगा। आप सब बुद्धिजीवी वर्ग हैं, आपके पास एक वोट नहीं है, आपके पास एक नहीं अनेकों वोट हैं। आपके द्वारा कहा गया वक्तव्य समाज उसको मानता है, इसलिए यू आर इन्फ्लुएंस मेकर्स, यू आर नॉट इंडिविजुअल्स। you don't only can but you do, you influence people। और इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा हूं कि जब आपसे मेरी बातचीत होती है, आपके दर्शन होते हैं, तो मुझे यह विश्वास होता है कि हम सब लोग मिलकर के बिहार को आगे ले जा सकते हैं। और मेरा भावनात्मक रिश्ता होने के नाते मुझे बड़ी खुशी होती है जब हमारे को अपना साथी आगे बढ़ता हुआ दिखता है, अपना प्रदेश आगे बढ़ता हुआ दिखता है। और जब कोई ये बोल देता है बिहार नहीं सुधरेगा तो दुख होता है, तो दुख होता है। और यह कुछ लोगों के कारण है, सब लोगों के कारण नहीं है। तो उन लोगों, जिन लोगों के कारण है, उनको आराम देना चाहिए और जो लोग बिहार को आगे ले जाना चाहते हैं उनको काम देना चाहिए, उनको काम में लगाना चाहिए। यही मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। विषय ऐसे बहुत से हैं जिस पर चर्चा हो सकती है, लेकिन निश्चित रूप से एक बदलती हुई तस्वीर भारत की मोदी जी के नेतृत्व में आई है। एक राजनीतिक संस्कृति का पदार्पण भी हुआ है, विकास भी हुआ है। उस पदार्पण, उस विकास को हम लेकर के चल रहे हैं। आज हमको बड़ी खुशी होती है कि आरजे जी जैसे भी लोग संकल्प पत्र निकालने लगे हैं, मैनिफेस्टो निकालने लगे। नहीं तो इनका मैनिफेस्टो तो जो कहा वही, न खाता न बही, जो कहे वही, ये इनका मैनिफेस्टो होता था। तो लेकिन आज बदला हुआ बिहार है, आप सब लोग आगे बढ़ेंगे। मैंने आपका काफी समय लिया, क्षमा करिएगा, मुझे देर होने के लिए अब आप क्षमा करेंगे, लेकिन आप लोगों से मिलकर के बहुत अच्छा लगा मुझे। और आप सब लोग के साथ मिलकर के बिहार की प्रगति में हम भी अपना योगदान करें, यही इच्छा रखता हूं। धन्यवाद। जय भारत, जय बिहार। कृपया हम अपने स्थान पे रहेंगे, कृपया स्थान पे बैठ जाएंगे। आपका इतना समय लिया है, 2 मिनट का और समय हम लेने वाले हैं, मात्र 2 मिनट का समय हम लेने वाले हैं। अध्यक्ष जी के उद्बोधन ने तो गागर में सागर भर दिया है। सागर के बाद उन लहरों को धन्यवाद देना हम चाहते हैं जो जिन लहरों ने हमें प्रेरित किया है। और अध्यक्ष जी, केवल आपको एक सूचना, इस कार्यक्रम में हमने अभिनंदन की जो परिपाटी रखी थी वह पहले मंच के नीचे के लोगों का